नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएलबी एंड बीएलएलबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ये सीरीज 10 पार्ट के अंदर होने वाली है और इस सीरीज के अंदर हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो इस बार एलएलबी या फिर बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो, डीडीयू हो, एलयू हो या टीडी कॉलेज हो। इन सभी कॉलेज के लिए जो भी बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है ये हमारे ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप यहां से क्लासेस करने के बाद पीडीएफ भी देख लीजिएगा, उसको रिवीजन करते रहिएगा। ये जो सीरीज है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे पेड क्लास के बच्चे हों, चाहे हमारे यूट्यूब के बच्चे हों। आप सभी के लिए ये जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सीरीज उसी पैटर्न में बनाई गई है जिस पैटर्न पे आपका क्या है क्वेश्चन पेपर आता है। सारे कॉलेज के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको कंबाइन करके वैसे हम लोग ने क्वेश्चन सेलेक्ट किए वहां से जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में सारे कॉलेज में। तो वो ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी बच्चों के लिए जो इस बार बीएलएलबी और एलएलबी करना चाहते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कब नेशनल वोटर डे, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिसको बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया कब मनाया जाता है। 1 नवंबर, 5 जून, 8 मार्च या 25 जनवरी। क्या होगा इसमें ऑप्शन बताइए आप लोग। तो चलिए आप लोग कैसे बताएंगे, आप लोग तो वीडियोस देख के बताइएगा, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा जो नेशनल वोटर्स डे है ये मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को। 25 जनवरी से फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था वो हमारा सेलिब्रेट किया गया था 2011 के अंदर। ठीक है, 25 जनवरी के बारे में होगा और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम जाने तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फाउंडेशन डे था। फाउंडेशन डे था किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था। ये क्यों मनाया जाता है हमारा, तो देखिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है कि यंग जो वोटर्स हैं उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाए कि वो वोट दें, मतलब अवेयरनेस फैलाना कि जो यंग वोटर्स हैं वो क्या करें, अपना वोट देने की बात यहाँ पे करें, वो अपना मतदान करें वहां पे। और इससे रिलेटेड एक चीज और याद रखिएगा, एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा और डीप अगर जाएगा ना तो क्या जा सकता है वो देखिए। यहाँ पे पहले क्या था, जो वोट देने का अधिकार था, मतलब जो हमारा मतदान करने का अधिकार था उसका एज कितना रखा गया था, 21 साल था। कितना था, 21 साल था। लेकिन अभी वर्तमान समय में कितना है हमारा वोट देने का अधिकार, जब हम एलिजिबल कब हो जाते हैं इलेक्शन में वोट देने के लिए, हम एलिजिबल कब हो जाते हैं, पहले तो 21 साल था लेकिन कब कितना, अभी कितना है, अभी 18 साल हो गया है। तो यानी ये कम हुआ है। अब ये कम हुआ है तो कब कम हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये देखिए ये जो कम हुआ है ये हुआ है हमारा 65th मतलब 65वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन 1998 के अंदर क्या हुआ था कि 21 साल की उम्र से कम करके 18 साल कर दिया गया, यानी वोट देने का जो अधिकार है वो 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। कब, 65वां संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन 1998 के अंदर क्या हुआ था, ये हमारा इसका एज लिमिट कम कर दिया गया था। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 5 जून क्या होता है, 5 जून हमारा होता है, यहां पे थोड़ा स्लाइड भर गया है, मैं आपको एक यहां पे और स्लाइड लेके बता देता हूं। ठीक है, इसमें क्या था, 5 जून भी था। ठीक है, 5 जून ये क्या होता है हमारा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या होता है हमारा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट अच्छा, हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में दिक्कत ही ना आ रही है। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है हमारा
5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम और बात करें, इसमें देखिए एक ऑप्शन और दिया गया हमारा यहाँ पे 8 मार्च। तो देखिए 8 मार्च को जो हमारा है वो क्या मनाया जाता है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा जो था दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमारा जो था 8 मार्च था। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब, 8 मार्च को। तो आपको ये डेट याद रखनी है, यानी एक क्वेश्चन से आपने देखा कि हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पे कि अगर राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें पता चला कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन फाउंडेशन डे था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और यंग वोटर को प्रमोट करने के लिए हम ये डेट नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। आगे अगर बात करें तो 21 साल पहले हमारा क्या था, वोट देने का अधिकार था। 21 साल की एज पे क्या होता था, लोग वैलिड वोटर माने जाते थे, यानी वो क्या, उनको वोट देने का अधिकार था। फिर उसकी एज जो है 18 साल कर दी गई थी। वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 65वां संविधान संशोधन 1998 के अंदर। संविधान संशोधन की अगर बात करें तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 300, आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अंदर दिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में चेंज किया जा सकता है, पर उसके मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके अंदर रूम का जो पार्टीशन है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रूम बना सकते हैं, पर उसके पिलर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पिलर क्या, उस घर का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया तो बिल्डिंग पूरी गिर सकती है। तो वही वैसा ही था यहाँ पे भी, हमारे संविधान के अंदर भी, कि हम संविधान के अंदर संशोधन तो कर सकते हैं पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें, इसमें दो ऑप्शन है, देखिए 1 नवंबर को कुछ ऐसा स्पेशल डे है नहीं, लेकिन 5 जून हमारा जो था वर्ल्ड क्या था, इन्वायरमेंट डे था, और 8 मार्च जो हमारा था इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। तो आपको ऐसे तैयार करना है ताकि आपके इसको ऑप्शन से भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको इजिली कर पाओ। और चांसेस ऐसे होते हैं, स्टेट लॉ कॉलेज में अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखिए सेम क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा, पर हाँ ये पूछ जरूर देगा आपसे कि 5 जून इज सेलिब्रेटेड क्या होता है उस दिन, या फिर ये क्वेश्चन पूछ दे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब बनाया जाता है। तो आपको वो तैयार रखना है, यानी ऑप्शन से भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और हम कैसे उसको सॉल्व करें या फिर कैसे हमें सॉल्यूशन करना है उसका, ये सारी चीजें आपको तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 8 मई, 5 जून या 16 अक्टूबर, क्या किस दिन मनाया जाता है। तो हमें विश्व जो पॉपुलेशन दिवस है या फिर विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक सेकंड, पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का हमने आंसर बताया कि नहीं आपको, डिटेल डिस्कशन किया। देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जनसंख्या की बात करें तो अभी नंबर 1 पे क्या आ गया है, हमारा भारत आ चुका है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या जिस देश में है वो हमारा देश बन चुका है। 8 मई को देखिए हमारा क्या मनाया जाता है, तो 8 मई को हमारा मनाया जाता है मदर्स डे, ठीक है, मदर्स डे, ठीक है, मदर्स डे मनाया जाता है। 5 जून को हमने आपको बताया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखिए यहां पे भी क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको यही सारी डेट याद रखनी है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट पर्यावरण दिवस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 16 अक्टूबर, तो ये हमारा क्या है, 16 अक्टूबर क्या है हमारा वर्ल्ड फूड डे है, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। तो आपको देखिए इससे एक क्वेश्चन से कैसे 4 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया कि हमारा जो 11 जुलाई है ये हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो है ही, साथ ही साथ 8 मई क्या है हमारा, तो मदर्स डे है, ठीक है। 5 जून हमारा क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, पर्यावरण दिवस है हमारा, और 16 अक्टूबर क्या है हमारा, वर्ल्ड फूड डे है हमारा। तो ऐसे आपको अगर टॉपिक तैयार करोगे तो वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस
बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है, क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, कौन व्यक्ति था नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, बताइए। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, नीति आयोग के बारे में। अब नीति आयोग के बारे में हम क्या क्या सीख सकते हैं, पहले ये हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीति आयोग किसके स्थान पे आया था, तो देखिए नीति आयोग जो हमारा है, नीति आयोग आ गया, ठीक है। अब नीति आयोग किसके स्थान पे आया, किसको रिप्लेस किया, तो रिप्लेस देखिए किसको किया था, रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया था, रिप्लेस कर दिया गया और वहां पे क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। अब नीति आयोग लाया कब गया था, तो वो लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया था। इसका अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है इसका, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो नीति आयोग का चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। मैं हिंदी में बोल दिया करूंगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी अगर लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा। मैं हिंदी में बता दिया करूंगा, इंग्लिश में लेके मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। नीति आयोग किसके स्थान पे आया, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे आया। कब आया, 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और अभी तक चेयरमैन कौन रहेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर ही है, यानी 2015 से आया और अभी तक है, यानी इसके अध्यक्ष कौन, चेयरमैन कौन रहे होंगे, तो वो हमारे नरेंद्र मोदी साहब रहे होंगे। अब अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट कौन रहा होगा, तो वाइस प्रेसिडेंट देखिए रवि कुमार ऑप्शन दिया है, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम दिया है, नरेंद्र मोदी तो नहीं होंगे, ऑप्शन हट गया है यहाँ पे, ठीक है, अरविंद पंगड़िया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरविंद पंगड़िया जो थे ये हमारे क्या थे, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे नीति आयोग के। अब बताइए, अब वर्तमान समय में कौन है, यानी वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग कौन है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग कौन है, सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, सुमन बेरी जो है ये क्या है, वर्तमान समय में क्या है, हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड। होमोसेक्सुअलिटी मतलब क्या हो गया, एक तरीके समझिए कि सेम जो सेम वो होता है ना, सेम जेंडर में क्या कह सकते हैं कि फिजिकल रिलेशन होना, उसको हम होमोसेक्सुअलिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो जजमेंट था वो किससे रिलेटेड था, किस धारा से वो रिलेटेड था, तो इसमें ऑप्शन दिया है हमारा सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 377 में दिया गया है। आर्टिकल 377 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अनुच्छेद 377, आर्टिकल 277 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अनुच्छेद 277, या फिर कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 377 आर्टिकल या सेक्शन में से कुछ हो सकता है, ये भी नहीं होगा, 277 नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हमारे संविधान के अंदर नहीं दिया गया है, ये कहां पे दिया गया है, भारतीय दंड संहिता के अंदर दिया गया है, इंडियन पीनल कोड के अंदर दिया गया है। और ये कहां पे दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारा आर्टिकल सेक्शन 377 के अंदर होमोसेक्सुअलिटी की बात यहाँ पे किया गया है। ये पहले क्या था, इसमें पनिशेबल ऑफेंस था, इसमें 5 साल की क्या थी, सजा थी, पर इसको हटा दिया गया है, ठीक है, यानी अब ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पहले क्या था, भारत के अंदर होमोसेक्सुअलिटी क्या था, एक अपराध की श्रेणी में आता था, और लेकिन अभी वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। और बात करें ये कब का अधिनियम है, तो ये 1860 का अधिनियम है। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये अधिनियम कब का है, यानी आईपीसी का अधिनियम कब का है, 1860 का है। आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट टू इंफॉर्मेशन इज, यानी आईटीआर जो हम लोग फाइल करते थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो किसके अंदर है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, या फिर सोशल राइट है, या फिर कल्चरल राइट्स है, या लीगल राइट्स है। ठीक है, कल्चरल सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सामाजिक अधिकार, एक सामाजिक अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है। विधिक अधिकार है, और हमारा क्या मौलिक अधिकार है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए दोनों ऑप्शन सही है, पर एक थोड़ा कम सही है, क्या है हमारा परफेक्ट आंसर हो सकता है। तो लीगल राइट्स तो है नो डाउट, पर ये क्या है, ये पूरा करेक्ट नहीं है। क्या है हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कहां पे दिया गया हमारा मौलिक अधिकार के अंदर, आर्टिकल कहां पे दिया गया है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंदर क्या दिया गया हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात किया गया है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें
फंडामेंटल राइट्स हमारा कहाँ से है, 12 से लेके कहाँ तक है, 35 तक है, जिसके अंदर कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। कौन सा हटाया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है, ठीक है, यानी संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। संपत्ति का अधिकार जब हटाया गया तो कहां पे रखा गया, उसको रखा गया अनुच्छेद 300 के अंदर रखा गया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था उसको हटा के कहां पर रखा गया, अनुच्छेद 301 के अंदर उसको रखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजेस की संख्या कितनी है या फिर कितनी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबसे पहली बात करें ये इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर हुई थी, ठीक है, 1945 को हुई थी स्थापना, 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है, ठीक है, हेडक्वार्टर जो है हमारा है, हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, द हैग में है, ठीक है, द हैग जो हमारा नीदरलैंड में है, ठीक है, द हैग नीदरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर जो अगर बात करें नंबर ऑफ जजेस की बात करें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में जजेस की संख्या कितनी है, तो वहां पे कितनी संख्या है, 15, यानी 15 जो वहां पे क्या है, जज है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 के अंदर हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वो हमारा द हैग नीदरलैंड के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे उसके जजेस की संख्या पूछ ले, चाहे उसका हेडक्वार्टर पूछ ले वहां, या फिर उसकी स्थापना पूछ ले, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो वहां कोर्ट से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, वहां से क्वेश्चंस पूछा जाए। तो ये हमारा कहां पे दिया गया है, हमारा स्थापना 1945, हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड, जजेस की संख्या कितनी है, 15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स टुडे, यानी किसमें निम्न में से कौन सा अब मौलिक अधिकार नहीं है, यानी मौलिक अधिकार अब कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये तो दिया गया है हमें। राइट टू इक्वलिटी, समानता की बात की गई है, समानता की बात ये भी दिया गया है हमें। तो राइट टू प्रॉपर्टी, अभी देखिए मैंने 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा पहले था मौलिक अधिकार, पर अब नहीं है। ये क्या है, मौलिक अधिकार हमारा पहले था, अब नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। यानी हमारा जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद आर्टिकल कहां पे दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है 300A के अंदर दिया गया। ये हमारा क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आगे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें अगर हम देखें राइट टू फ्रीडम की बात जो किया गया है, वो कहां पे दिया गया, हमारा आर्टिकल 19 से देखिए 22 तक दिया गया हमारा क्या, राइट टू फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो हमारा दिया गया आर्टिकल 14 टू लेके 18 तक हमारा क्या दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा दिया गया आर्टिकल 23 और 24 के अंदर दिया गया है। 23 और 24 के अंदर क्या दिया गया, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार जो है या विरुद्ध अधिकार, ये कहां पे दिया गया, हमारा अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर दिया गया है। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मौलिक अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2 4 5 क्वेश्चन तो आपको हर साल हर एंट्रेंस एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। इनफैक्ट बीए तक के एंट्रेंस एग्जाम में भी यहां से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, यानी मौलिक अधिकार को जो भी बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से मौलिक अधिकार को तैयार करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल इज इनफोर्सेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद प्रवर्तनीय है, यानी वो लागू रहेगा, उसको हटाया नहीं जाता है इमरजेंसी के टाइम में भी, ठीक है, इन्फोर्सिएबल रहता है पीरियड ऑफ इमरजेंसी, यानी आपातकालीन की स्थिति में भी क्या होता है, वो इन्फोर्सिएबल होता है। वो कौन सा आर्टिकल होता है बताइए आप लोग, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 19। आप लोग जरा थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसको डिटेल में बता रहा हूं कि सारे आर्टिकल किससे डील करते
है। ठीक है, बताइए आप लोग। तो एक एक करके हम आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं कि ये आर्टिकल किसके बारे में है, देन आपको क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे। आर्टिकल 19 क्या है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या है हमारा, बोलने का अधिकार, ये कह सकते हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करने की आजादी है, बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी यहाँ पे दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आर्टिकल जो 20 है हमारा कहता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, यानी जो व्यक्ति अगर जेल में भी बंद है उसको भी प्रोटेक्शन यानी मतलब सुरक्षा देने की बात करना, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्टेड पर्सन की भी बात करता है। कहते हैं यानी जो हिरासत में बंद है उसको भी मतलब अधिकार दिया गया कि उसको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, कन्विक्टेड पर्सन। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे 21 है क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने आपको बता दिया राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कन्विक्टेड पर्सन के जो अधिकार होते हैं, कन्विक्टेड मतलब जो मान लीजिए पकड़ा गया। ठीक है, कोई व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसके क्या अधिकार होंगे, जो पकड़ाया हुआ व्यक्ति उसका क्या अधिकार है, उसको अपना वकील रखने का अधिकार है, उसको 24 घंटे के अंदर क्या होगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको पेश करना पड़ेगा, उसका मेडिकल कराना पड़ेगा, फिर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर पेश कर दोगे 24 घंटे के अंदर, तो उसको भी अधिकार दिया गया। वो कहां पे दिया गया, अनुच्छेद 20 के अंदर दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये हमारा 21 में दिया गया है। और अगर बात करें कि जो इमरजेंसी के टाइम में भी इन्फोर्स रहता है वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद हमारा है 20 और 21। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ मैन कमिट अडल्ट्री। ठीक है, अडल्ट्री मतलब क्या होता है, तो चलिए अभी बता ही देते हैं। अ मैन कमिट अडल्ट्री इफ ही हैज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन। ये देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना यानी फिजिकल रिलेशन होना, तो एडल्ट्री क्या होता है। एडल्ट्री देखिए पहले क्राइम था पर अब क्राइम नहीं है। ठीक है, और एडल्ट्री अगर क्राइम नहीं है तो एडल्ट्री होता क्या था, एडल्ट्री का मतलब होता है बेसिकली कि कोई भी मेल व्यक्ति अगर किसी फीमेल, ठीक है, किसी शादीशुदा फीमेल व्यक्ति महिला के साथ शारीरिक संबंध में होता है विदाउट उसके हस्बैंड के कंसेंट में, विदाउट उसके हस्बैंड के परमिशन के, तो वो क्या होता था, एडल्ट्री के अंदर आता था। और उसके अंदर क्या होता था, 5 साल की सजा भी सुनाई जाती थी, यानी 5 साल का सजा था। पर एडल्ट्री को क्या बोला गया कि उसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि भाई महिला का अधिकार को एक देखिए महिला को एक प्रॉपर्टी की जैसे ट्रीट किया गया कि उसका अधिकार किसको दिया गया, पति को दिया गया। कंसेंट लेना यानी पति का कंसेंट लेना होगा वहां पे। अब अगर किसी हस्बैंड का कंसेंट लेना है यानी वो क्या हो गई, महिला की कोई आजादी नहीं है वहां पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया था कि भाई ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो महिला जब इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो यानी अब परमिशन पति से कैसे लेंगे फिर, तो इस चीज लिए क्या हुआ था कि उसको एडल्ट्री को हटा दिया गया, कि महिला को स्वतंत्र रखने के लिए क्या हुआ, एडल्ट्री को हटा दिया गया कि अगर वो चाहे तो फिजिकल रिलेशन किसी और व्यक्तियों के साथ बना सकती है, वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कमिट एडल्ट्री अगर करता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स किसके साथ होना चाहिए, उसका क्या अविवाहित महिला के साथ होना चाहिए, तो वो एडल्ट्री नहीं होगा। एडल्ट्री होने के लिए क्या होगा, विवाहित महिला का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए विवाहित महिला है यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा, मैरिड वुमेन हो जाएगा। ठीक है, मैरिड वुमेन हो जाएगा। एनी वुमेन एक्सपेक्ट हिज वाइफ, अपनी पत्नी के सिवा किसी और महिला के साथ, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, अनमैरिड वुमेन विदाउट हिज कंसेंट, तो अगर ऐसा होता है विदाउट हिज कंसेंट, अगर आप फिजिकल रिलेशन में हो तो ये क्या हो जाएगा, ये रेप की श्रेणी में आ जाएगा, और ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, इसमें अच्छा खासा सजा, और क्या हो जाएगा, आपको जल्दी बेल भी उसके अंदर नहीं मिलने वाली है अगर आप विदाउट कंसेंट होता है वहां पे। तो आगे अगर हम बात करें, अनवोमेंट महिला नहीं होगी। ठीक है, एडल्ट्री जो हमारा है ये आईपीसी के अंदर दिया गया है, आईपीसी में हमारा ये मेंशन है, आईपीसी की जो सेक्शन है, आईपीसी सेक्शन 497 के अंदर दिया गया है। ठीक है, एडल्ट्री हमारा कहां पे दिया गया है, 497 सेक्शन के अंदर दिया गया है, जिसके में क्या होता है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो महिला विवाहित होनी चाहिए, तभी एडल्ट्री बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्पीकर वोट एज लोकसभा इज कॉल्ड, यानी जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनका लोकसभा के स्पीकर का वोट क्या कहलाता है, साउंड वोट कहलाता है, या फिर वीटो कहलाता है, या फिर इनडायरेक्ट वोट कहलाता है, या फिर
कास्टिंग वोट कराता है। बताइए आप लोग क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो स्पीकर वोट कब देता है, देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा वोट कब देगा, जैसे मान लीजिए कोई बिल आया, इस पे बिल पास होने या ना पास होने के लिए, अब मान लीजिए 400 लोग हैं, इसमें से 200 लोग क्या बोल रहे हैं कि पास होना चाहिए और 200 लोग क्या बोल रहे हैं कि पास नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे टाई की सिचुएशन आ गई, तो वहां पे वीटो, हमारा जो यहाँ पे लोकसभा का वोट होता है वो क्या होता है, कास्टिंग वोट होता है, यानी निर्णायक वोट होता है। क्या होता है, निर्णायक वोट बोला जाता है, उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। इसका क्या होता है, निर्णायक वोट होता है जो करता है, हम कौन देता है वो, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा देता है। अगर मान लीजिए वो हाँ के पक्ष में दे दिया, फिर ना के पक्ष में दे दिया, अगर हाँ के प्लस में दे दिया तो 201 हो जाएगा, वहां पे ये बिल पास हो जाएगा। अगर ना के पक्ष में दे दिया तो यहाँ पे 201 हो जाएगा, ये बिल कैंसिल हो जाएगा। तो ये निर्णायक वोट होता है, ये हमारा कौन सा होता है, कास्टिंग वोट जिसको बोलते हैं, और ये कौन देता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ पे देता है। एक बात और याद रखिए, ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाए, अभी जो मध्यस्थता किया जाता है ना, जो दोनों हाउस होते हैं उसकी जो बैठक है, संयुक्त बैठक जिसको बोलते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, इसको बुलाता कौन है, तो देखिए ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है कौन, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है हमारे यहाँ कौन बुलाता है, बताइए, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। पर इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक हॉलिडे आर डिक्लेयर अंडर, जो हमारा लोक अवकाश किस अधिनियम के आधारित घोषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पराक्रमण लिखित अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा विधि 1872, पब्लिक एम्प्लॉयज एक्ट 1967, लोक कर्मकार अधिनियम 1967, पार्टनरशिप एक्ट 1932, भागीदारी अधिनियम 1932। किसके अधिनियम के तहत या फिर किस अधिनियम के तहत हम कह सकते हैं पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट संविदा की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, जब सिविल रॉन्ग होता है, यहाँ पे ट्रेड व्यापार में अगर नुकसान हो रहा है या फिर कोई बेईमानी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है तो होता है। पार्टनरशिपिंग में तो ये अलग ही हो गया, ये दोनों हो नहीं सकते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 50-50 हो गया, क्या पब्लिक एम्प्लॉयज एक्ट 1967 या फिर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, पराक्रमण लिखित अधिनियम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 जो हमारा है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी लोक अवकाश के अधिनियम की जो हमारी बात किया गया है कि किसके अधीन घोषित होता है, तो वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 पराक्रमण लिखित अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जमानत शब्द का आर्थिक मतलब है। जमानत शब्द का आर्थिक मतलब क्या होता है, और लिटरल मीनिंग ऑफ अ बेल। बेल नहीं, गाना भी भोजपुरी में सुना होगा कि क्या बेल हुई खेल हुई, वही सब। तो बेल क्या होता है, ठीक है, बेल क्या होता है, बेल जैसे दिया जाता है किसी को भी ना, तो क्या होता है बेल, क्या होता है, सिक्योरिटी होता है या फिर रिलीज होता है या फिर अस्थाई रिलीज होता है या फिर क्या होता है, कोई नहीं। जैसे मान लीजिए कोई केस हुआ, जैसे मान लिया किसी ने मार के हाथ पैर तोड़ दिया, तो हाफ मर्डर का उस पर सेक्शन धारा आईपीसी की 307 में धारा हो गए। अब इसमें क्या होता है, उसको 5 से 7 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, मतलब केस चलेगा। अब ट्रायल चलता है तो क्या होता है, उसको कुछ टाइम तक बेल नहीं मिलती है, लेकिन बेल उसको मिल जाती है। तो बेल का मतलब होता क्या है कि बेल एक क्या तरीका है कि टेम्पररी आपको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है, यानी आपको कुछ समय के लिए छोड़ा गया है। पर छोड़ा कब जाता है, आपको अगर मिला तो आपको वहां पे क्या होगा, गवाह देने होते हैं। ठीक है, गवाह देने होंगे, यानी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी देना होगा वहां पे कि गवाह है, 2-3 लोग गवाह है कि हाँ भाई इनको व्यक्तियों को छोड़ा जा रहा है। तो ये न्यायालय के संपर्क में ही रहेंगे, देश में ही रहेंगे और कानून की जो प्रक्रिया है उसमें उसकी सहायता करेंगे, यानी न्यायालय कोर्ट की सहायता उसके अंदर करेंगे, वो भागेंगे नहीं। तो उनको क्या किया जाता है, बेल दिया जाता है। और बेल यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो टेम्पररी रिलीज किया जाता है, मतलब अस्थायी रूप से रिलीज किया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर श्योरिटी दिया जाता है। ठीक है, उसमें श्योरिटी लगता है, तभी क्या करता है, कोर्ट उनको छोड़ता है। रिलीज मतलब हो गया कि उनको हमेशा के लिए छोड़ दे, पर रिलीज तो करते नहीं है। बेल के अंदर क्या होता है, वापस उनको सजा अगर हुई तो उसको बुलाया जा सकता है, यानी अस्थायी रिलीज किया जाता है बेल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अ मैन इज ऑब्लिग टू मेंटेन हिज डाइवोर्स वाइफ, यानी एक पुरुष अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण हेतु बाध्य होता है।
कब तक बाध्य होता है, यानी अगर एक महिला और एक पुरुष के अंदर डाइवोर्स अगर हो जाता है तो वो उसके भरण पोषण के लिए, पति जो है वो भरण पोषण के लिए कब तक बाध्य होता है। अब एक ऐसा केस लॉ भी आया था जिसके अंदर क्या होगा, महिला भरण पोषण देगी अपने पति को। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन में बोला गया है कि पुरुष कब अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के लिए लायबल होगा, कब तक वो देगा, क्या हमेशा के लिए देगा, ऑप्शन में दिया गया है 20 साल के लिए देगा, या फिर द चिल्ड्रन ग्रो अप, जब तक बच्चे बड़े न हो जाते हैं, टिल शी गेट मैरिज, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो तभी तक क्या है भरण पोषण देगा या फिर बाध्य होगा जब तक कि उसकी पत्नी ने शादी दूसरी नहीं किया। अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तो वो जो पहला पति है वो बाध्य नहीं होगा मेंटेनेंस देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए वो बाध्य नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा डी जो है, टिल शी गेट मैरिज, यानी तब तक जब वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक ही क्या है वो वैलिड है भरण पोषण देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा, यानी कि निम्न में से किस लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, यानी किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है, तमिलनाडु दिया है, वेस्ट बंगाल दिया है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य के अंदर है तो वो राज्य हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश ही है। तो जब जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा सीट भी होगी वहां पे। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा की सीट कितनी है, 80 सीट है। कितनी सीट है, 80 सीट है। ठीक है, 80 सीट्स है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब इससे कुछ क्वेश्चंस और भी हम देख लेते हैं। क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम, सबसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज्यादा से क्या हो जाएगा दूसरा, कम में अगर हम बात करें सबसे कम हमारा क्या हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। दो क्वेश्चन में और बन सकता है कि साइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। ठीक है, एरिया तो सबसे ज्यादा जो है, देखिए ज्यादा कहां पे है, ओके, ज्यादा और कम। तो ज्यादा कहां पे हमारा, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान जो है ना, यहाँ पे राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाला राज्य है हमारा, और सबसे कम क्या है हमारा, गोवा है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या जो है हमारा सिक्किम के अंदर है। सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से क्या है हमारा, तो वो हमारा राजस्थान है। सबसे छोटा अगर राज्य बात किया जाए साइज एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो वो हमारा गोवा हो जाएगा। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि लोकसभा में सबसे अधिक सीटें कहां पे हैं, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है, 80 सीट है वहां पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अ पर्सन कैन कंसेंट द पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट द पंचायत इलेक्शन इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ, यानी एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। कितना एज अगर उसका पूरा हो चुका है तो वो जो पंचायत का चुनाव है वो लड़ सकता है। ऑप्शन दिया है हमारा 25 साल 25 वर्ष की आयु, 30 साल 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष 21 वर्ष की आयु, या फिर 18 वर्ष की आयु। कितने वर्ष की आयु पे वो एक पंचायत चुनाव लड़ सकता है। 18 साल तो वोट देने का अधिकार है, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है यहाँ पे, सॉरी, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है यहाँ पे। उसका एज क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसका एज हो जाएगा हमारा 21 साल। 21 साल की एज में क्या हो सकता है, प्रधानी का चुनाव वो लड़ सकता है, पंचायत चुनाव वो लड़ सकता है। अब देखिए जो 25 साल दिया गया ये क्या है, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए। ठीक है, अगर मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए जो एज रखा गया है वो 25 साल रखा गया है। मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए 30 साल रखा गया है।
ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए 35 साल रखा गया है। इतनी चीजें आप याद रखोगे। ये मिनिमम आयु बताया गया है कि कम से कम इतनी उम्र तो होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो जाओ। तो वो एलिजिबिलिटी के लिए क्या रखा गया है कि अगर आपको लोकसभा के लिए मेंबर अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना बोला गया यहाँ पे 35 साल बोला गया। और अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री में देखिए 2 एज बोला गया है। अगर मान लीजिए लोकसभा का है मेंबर वो, तब तो 25 साल हो जाएगा। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसके लिए क्या होगा 30 साल हो जाएगा। यानी अगर वो जिस भी 30 साल हो जाएगा, ठीक है, जिस भी सभा का अगर होगा उसके हिसाब से उसकी एज हो जाएगी। राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए क्या हो जाएगा कि अगर वो लोकसभा का है तो 25 साल, राज्यसभा का है तो 30 साल उसकी एज होनी चाहिए। फिलहाल पंचायत चुनाव लड़ने की आयु कितनी रखी गई है कि 21 साल के अगर आप हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू, यानी भारत संविधान समर्पित है, किसको समर्पित है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की तरफ, ठीक है, द पार्लियामेंट, संसद को। तीसरा बोला गया द होल सोसाइटी, संपूर्ण समाज को। द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय नागरिकों को। किसको समर्पित है? तो हमारा देखिए आप पढ़ोगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी किसके लिए समर्पित है? हम भारत के लोग, यानी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत नागरिकों के लिए क्या है हमारा ये समर्पित है हमारा संविधान, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा ही संविधान माना जाता है और है ही, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एनी चार्ज ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में बी रेफर्ड, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग यानी हटाने की बात यहां पे बोला गया कि कार्रवाई शुरू की जा सकती है। हटाने की प्रक्रिया कहां से शुरू की जा सकती है? केवल लोकसभा से, ओनली इन द लोकसभा, ओनली इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, केवल राज्यसभा से, ओनली इन द ज्वाइंट सिटिंग, केवल संयुक्त सत्र में, या फिर बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के किसी एक सदन में। कहां पे लाया जा सकता है महाभियोग का जो कार्रवाई है वो कहां से शुरू किया जा सकता है? तो वो शुरू किसी भी सदन में किया जा सकता है, उसकी सुनवाई किसी भी सदन में किया जा सकता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है इसका जो इंपीचमेंट किया है वो किसी भी सदन में शुरुआत किया जा सकता है, ठीक है। और इंपीचमेंट की अगर हम बात करें तो इंपीचमेंट जो हमारा महाभियोग है ये हमें कहां पे दिया गया? अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अंदर हमारा क्या दिया गया? इंपीचमेंट की बात, महाभियोग लाने की बात यहाँ पे दिया गया है। और ये जो ज्वाइंट सेशन की बात बोला गया ना, संयुक्त, देखिए हमने आपको बताया था ज्वाइंट सेशन, संयुक्त सत्र की बात जो बोला गया है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है हमारा लोकसभा का स्पीकर होता है। इसको बुलाता कौन है? तो इसको बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। आपको यदि चीजें हालांकि हमने पहले ही आपको डिस्कस किया था, पर आप यहाँ पे देख लेना उसको एक बार और अच्छे से। हु इज ऑथोराइज्ड टू इनिशिएट अ बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन हेतु बिल आरंभ करने के लिए कौन शक्ति रखता है? राज्यसभा, लोकसभा, ए या बी, या प्रेसिडेंट। तो देखिए इसमें राष्ट्रपति नहीं हो जाएंगे, राष्ट्रपति का तो लास्ट में उनका सिग्नेचर चाहिए होता है, पर ये चीजें शुरुआत कहां से होती है? तो लोकसभा या राज्यसभा से होती है, यानी कि दोनों में से कहीं भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए या तो बी। ए या तो बी क्या मतलब हो गया? या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से उसकी शुरुआत किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन के लिए बिल का जो आरंभ है वो लोकसभा से भी किया जा सकता है, राज्यसभा से भी किया जा सकता है, दोनों सदन से किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। ए या बी की दोनों में से कहीं से भी शुरुआत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का यानी आयकर का प्राकृतिक क्या है? ठीक है, प्राकृतिक क्या है आयकर का? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है या फिर प्रत्यक्ष कर होता है, कस्टमरी टैक्स होता है, परंपरागत कर होता है, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स होता है, मूल्य वृद्धि कर होता है। तो आयकर का देखिए जो प्रकृति होता है वो डायरेक्ट टैक्स का होता है, यानी डायरेक्ट पैसा ले उसमें प्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसका पीडीएफ जो है हमारा डीएनएस एजू कह रहा है आप डाउनलोड करना होगा। क्या? डीएनएस डालना आप, एजू केयर आप डालोगे, आपको वो ऐप मिलेगा और आपको वहां पे जाना है,
फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे आप, BLLB एंड LLB का जो प्लेलिस्ट बना है, और ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं सोचेगा कि LLB की कर रहे हैं तो हम BLLB का क्यों देखें, या फिर BLLB वाले बच्चे LLB वाला क्यों देखें। ये ऐसी क्लास बनाई गई है, कंबाइन करके बनाया गया, यानी LLB BLLB दोनों के पेपर को एनालिसिस करके उसकी पेपर पैटर्न पे ये सारी चीजों को लाया गया है। ये दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आप सभी लोग अच्छे से करिएगा। आपको इसमें यहाँ पे देखिए फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हो, यानी पूरा डिटेल में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, TD कॉलेज के लिए, BLLB और LLB। यूपी कॉलेज में देखिए नहीं है, यूपी कॉलेज में हमारा क्या है, LLB BLLB नहीं है। बाकी जितने भी कॉलेज है उसमें LLB या BLLB की आपको तैयारी करनी है प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से। तो उसके अंदर हम आपको क्या कराएंगे, जो भी सिलेबस है उस कॉलेज का, उसके पूरे लेक्चर्स को कराएंगे, उसके नोट्स एंड PDF भी आपको क्या होंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे आपको उसके उसी से रिलेटेड। यानी आप अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से LLB करना चाहते हो या BLLB करना चाहते हो, तो उसी पेपर पैटर्न पे आधारित आपको क्या होगा, प्रैक्टिस सेट मिला जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी जैसे आपका टेस्ट होता है वैसे ही क्या होगा, फुल 5 टेस्ट होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का आपको क्या होगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, ऐसे 5 टेस्ट दिए जाएंगे। यानी आप जब एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो वो आपके लिए 6वां प्रैक्टिस सेट होगा, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से किए हो, ऑनलाइन टेस्ट किए हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल में सॉल्यूशन वहां पे कराया जाएगा। तो आप चाहो तो हमारे कोर्स के साथ भी एनरोल हो सकते हो, तैयारी ज्वाइन किया जा सकता है। ऐसे ज्वाइन आपको क्या करना है, DNS एजुकेटर ऐप इंस्टॉल करके आप वहां पे BLLB LLB का एक सेक्शन बना होगा, आप वहां पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हो। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए आपको या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज आप सभी के लिए फिर से मैं बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम सारे कॉलेज को मेंशन किए हैं जो LLB और BLLB करा रहे हैं, उनके पेपर को कंबाइन करके हम ये सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है 10 पार्ट, वो आप सभी बच्चे के लिए, चाहे वो हमारे पेड है, चाहे वो अनपेड बच्चे हैं, चाहे यूट्यूब पे बच्चे हैं हमारे, उन सभी बच्चों के लिए जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी उत्साह मिले कि और अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवर हम कर पाए। आपके कमेंट हमें बहुत हिम्मत देंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।